आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर वर्ष की तरह आज जब पूरा देश और दुनिया में कई जगह विवेकानंद जी को याद किया जाता है, उस दिन एक समाजवादी कैलेंडर जारी कर करके उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज विवेकानंद जयंती के दिन हम सब स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। कम ही ऐसे लोग हुए हैं जिनसे दुनिया में लोग इंस्पायर हुए हैं, उनसे प्रेरणा ली है। स्वामी जी ने अपने जीवन भर और इतनी कम उम्र में दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने इतना बड़ा संदेश दिया हो। समाज को सुधारने के लिए, समाज कैसे आगे बढ़े और अपने विचारों से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए लगातार स्वामी विवेकानंद जी काम करते रहे। आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिस तरीके से याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच थी शिकागो की, उसको हम सब याद करते हैं। उस घटना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और लेखक ही नहीं, लीडर्स, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया के और जो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी इस बात की अपने भाषणों में, अपने लेखों में जिक्र किया है। और कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जब ये कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, न जाने कितनी देर तक तालियां बजती रही उनके स्वागत में। और जो उन्होंने संदेश दिया भारत का, भारत की परंपराओं का, भारत के धर्मों का, भारत की जीवन शैली को लेकर के, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण और भारत का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। जहाँ उनके भाषण का एक हिस्सा मैं आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। We believe not only in universal tolerance, but we accept all religion as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the, और कंटिन्यू की उन्होंने स्पीच, जो उन्होंने दिशा दी कि गरीब की सेवा, कमज़ोर की सेवा, मानव की सेवा ही सबसे बड़ी है। और आज के माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आज के दिन जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो समाज की सेवा के लिए शिक्षा दी, उसको अपना करके और उनकी तमाम बातों को अपने जीवन में अनुकरण कर करके उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, यही सच्चा काम होगा जो उन्हें हमेशा याद रखेगा। मैं अपने प्रेस के साथियों को और आज विवेकानंद जयंती के दिन आप सब लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सरकार जो है वो जगह जगह गाँव में अधिकारियों को भेज रही है, पशु जो है, हमारा पशु है, उनकी गिनती करें, बताएं क्या। मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से हर दिन मिल रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे
जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। जहाँ तक आप जानवरों की बात कर रहे हैं, ये हमारे पत्रकार साथी ने जब आँख खोली होगी तो इन्होंने ट्वीट हमारा देख लिया होगा। आज जो मैंने अखबार देखे हैं, जो अखबार मैंने देखे, उसमें दिखा है कि 2 सांड किसी की छत पर चढ़ गए हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। एक किसान अपने खेत बचाने के लिए डंडा लेकर के बचाव करने की कोशिश में है। कुछ तस्वीरें आई हैं कि जानवर खेतों में घुसा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी किसान का खेत नहीं बचा जिसमें उसने तार न लगा लिया हो। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी भी जाते हैं समय समय पर लखनऊ से बाहर, और जितने हमारे साथी आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, उन सब ने खेत देखे होंगे कि हर किसान ने अपने खेत की वायरिंग की हुई है, तार लगाया हुआ है, और रात में किसान निकलते हैं अपने खेती को बचाने के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि खुले जानवर छोड़ दो, उसका बजट लापता कर दो, और यही रास्ता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अखिलेश जी, जानवर गिने जा रहे हैं, जातिवार जनगणना से सरकार भाग रही है। वो जाति जनगणना होगी, जैसा भी आदरणीय उदय प्रताप जी ने एक बात कही, उसी को आगे जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही है। और मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप जी नेताजी के पास आए थे, एक बहुत पुरानी बात है, और उनके साथ बहुत सारे और प्रतिष्ठित सम्मानित लोग भी थे, और उस समय जाति जनगणना की बात नेताजी कह करके लोकसभा में उठवाया गया था। लालू यादव जी भी थे, शरद यादव, और जब उठाया गया उस सदन में मैं भी था, और मैंने अपने सामने देखा था कि किस तरीके से नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ दक्षिण भारत के सभी नेता और देश के बहुत सारे सांसद उस लोकसभा में इस पक्ष में थे कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं, उनके विधायक भी चाहते हैं। आज नहीं कल जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना होने के बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग भी करेंगे, और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जो पीडीए की लड़ाई है वो बिना जाति जनगणना के पूरे नहीं हो सकती है। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना हो, और हमें उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी के लोगों को सम्मान दिलाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती अखिलेश जी, रहेगी। इको गार्डन के अंदर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। वो योजना का नाम है बीसी सखी। आज वो तकरीबन 18 दिन से बैठी हुई हैं। उनके जो योजना के तहत 75,000 रुपये उनको दिया गया था महिलाओं को, और 75,000 रुपये यानी काम के लिए सामग्री खरीदने के लिए दिया गया। आज उनसे 4% ब्याज मांगा जा रहा है। वो महिलाएं वहां बैठी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पीछे सभी कैपिटलिस्ट लोग हैं, उद्योगपति हैं, लोग हैं। जैसा उद्योगपति कहते हैं वैसी पॉलिसी बनती है, और कई फैसले ऐसे हैं सरकार ने जो समय समय पर वापस लिए जब जनता का विरोध हुआ है। चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, जो लैंड एक्विजिशन का सवाल आया था शुरुआती दौर में, आपको याद होगा, सरकार को अंतर्गत वो कानून वापस लेना पड़ा। फिर किसानों के लिए काले कानून लाए, इस सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके बाद वो लाइसेंस को लेकर के जो एक्ट बनाया, नियम बनाए, कानून बनाया, जब विरोध हुआ तो सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरह जो कोरोना में लोगों की मदद हुई थी, उसमें भी कभी ना कभी इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये
समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं जो लोगों की मदद करें। ये वो लोग हैं कि हर जगह मुनाफा ढूंढते हैं कि मुनाफा कैसे मिल जाए उनको। बीसी सखियों के लिए आपकी तरफ से क्या है? हम उनके पक्ष में हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और सरकार की अगर योजना ऐसी थी कि पैसा नहीं वापस लिया जाएगा विद इंटरेस्ट, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जो बैठक हो रही है, आपकी पार्टी भी शामिल हो रही है, कांग्रेस भी आ रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ और भी साथी हैं। उनके पास पूरी जानकारी है कि 2019 का परिणाम क्या था, 2022 का परिणाम क्या था, और जो डेटा है वो उनके पास है। हमें उम्मीद है कि वहाँ पर चर्चा अच्छी होगी और फैसला भी जल्दी होगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि अभी न्योता नहीं मिला, लेकिन कल बीजेपी ने एक एक्स पर फोटो पोस्ट की है। इंडिया गठबंधन के सभी लीडरों को उसमें शामिल किया गया और ये लिखा गया है कि न्योता को ठुकराने वाले ये लोग। नया लड़का है ये पत्रकार, अपना परिचय दे देगा तो मुझे बड़ा आसान होगा। मैं एहसन रिजवी हूँ, इंडिया न्यूज़ से। नहीं, नाम बता दो। एहसन रिजवी। एक काम करो, अगर उनका एक्स आपने पढ़ा तो हमारा भी एक्स पढ़ के आप सबको सुना दो। अखिलेश जी, मोदी जी गारंटी मुझे उम्मीद होगी कि मेरा एक्स भी आप पढ़ोगे, और जो भी यूट्यूब है आपका या चैनल है या अखबार है उस पर ज़रूर वही चर्चा आप करोगे जो मैंने कल रात को एक्स पर डाला है। अखिलेश जी गारंटी की बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पर। अभी कैंसर पीड़ितों की मदद की बात हो रही थी। तमाम बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, वहाँ पर जब आयुष्मान कार्ड धारक जाते हैं तो उन्हें दवाएं मिलने में, यहाँ तक कि इलाज मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान में तो है ही घोटाला, वो सब सामने आया है। आधी अधूरी भी मदद करती है सरकार, पूरी मदद नहीं करती है। कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, गरीबों को फ्री इलाज मिलता। आज के समय के हिसाब से जो मशीनें होनी चाहिए, जिस तरह का आधुनिक इलाज होना चाहिए, इलाज के साथ साथ जो दवाई होनी चाहिए थी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो भी इन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी है। तो इस सरकार से कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये गारंटी उसी तरह की घंटी है जिस तरीके से आपको कोरोना में ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी किसानों की आय की दोगुनी के लिए क्यों नहीं है? जब आपने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो आय दोगुनी के लिए गारंटी क्यों नहीं है? आज एक वीडियो में देख रहा हूँ कि कुछ नौजवान मिलकर के एक शटर को खोल रहे हैं गाजियाबाद में। शटर को खोल लिया और आगे क्या हुआ होगा तो वो तो बात की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा। लेकिन सुनने महाराज चोरी हो रही है। आजकल चोरी की छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो लोग गारंटी दे रहे थे ज़ीरो टॉलरेंस की, क्या कानून व्यवस्था ज़ीरो हो गया इनकी? जो करप्शन की गारंटी दे रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन होगा, इतनी लूट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। अजय जी, सीट शेयरिंग वाले में इसलिए गारंटी इनकी घंटी है। क्या सपा प्रदेश के बाहर भी सीट मांगेगी अध्यक्ष जी? क्या समाजवादी पार्टी यूपी के जो हमें अपनी बात रखनी थी वो हमारी पार्टी के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो चर्चा कर करके हमें जानकारी देंगे। उसके बाद क्या करना है वो बाद में तय करें। लगातार 6,800 शिक्षक भर्ती बैठे हुए हैं, वो लगातार आज कई मैं आपसे कह रहा हूँ 75 दिन हो गया, 75 दिन हो गया, ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जी, उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साथियों, ये वो लोग हैं जो अपनी नौकरी को लिए, जिन्हें नौकरी मिलनी थी, मिल चुकी थी, या कहीं घोटाला हुआ है, आरक्षण लोग लेके वो छात्र, नौजवान, युवा बैठे हैं। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज युवा दिवस पूरे देश, जहाँ भी लोग विवेकानंद जी को मानते हैं वहाँ याद कर रहे होंगे और मनाते हैं। आने वाले समय में यही सरकार रही तो नौकरी मिल पाना सपना हो जाएगा। नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां नहीं है अब। जिस रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ले गई है, आने वाले समय में नौकरी का सपना भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बिहार में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वहाँ भी कुछ एमओयू हुए। बंगाल में भी कुछ एमओयू हुए। हाल ही में तमिलनाडु में, जहाँ द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस को बधाई देकर के आए प्रधानमंत्री जी, और ये भी कह आए मेक इन इंडिया का अगर कहीं सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है तो वो द्रविडियन वे ऑफ गवर्नेंस से ही दिखाई देता है। तमिलनाडु में एमओयू साइन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई है। तो सोचिए आपके उत्तर प्रदेश को क्या मिल रहा है।
आपको क्या मिल रहा है? इसलिए आने वाले समय में हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि ये आज के समय पे जो नौकरियां मिलनी है, डिलीवरी बॉय बन गए आप, कोई अमेज़ोन में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सोचिए कैसी अर्थव्यवस्था बन गई है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करें अच्छे से अच्छी, उनको क्या नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी दी है। समाजवादियों की सरकार जब भी बनेगी उन्हें सम्मान का रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज के दिन याद रखना आप लोग, नौकरियां का रास्ता बीजेपी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अखिलेश जी, एक हॉस्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पंत हॉस्टल। 2019 तक वहाँ दलित पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप थी, उनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती थी। 2019 के बाद से सरकार ने वहाँ का फंड बंद कर दिया है। सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देंगे किसी शहर की तरफ, किसी आयोजन की तरफ। और ये जितने भी हमारे पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट जो काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, और अगर पंत हॉस्टल का बजट काटा गया इलाहाबाद में स्कॉलरशिप या और सुविधाओं को देने वाली जो बजट थी, तो ये सब कहीं ना कहीं इवेंट में जा रहा है, आयोजनों में जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा संविधान को क्या हो सकता है, हमारे लोकतंत्र में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। डॉक्टर राम और लोहिया के सपनों को तोड़ने का काम यही है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का बजट काट दो, उनका कम कर दो। बीजेपी सरकार है गुजरात के अंदर और बिल्किसा बानो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आज कई दिन हो चुका है, लगातार जो अपराधी हैं वो फरार ये हैं। सरकार ही ने ही भगवाया होगा। सर असल के सीएम है, सरकार के बिना कोई नहीं भाग सकता। सर असल के सीएम का कहना है कि उन महिलाओं को सरकारी चीज का फायदा नहीं देना चाहिए जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। बहुत बुद्धिमान है वो, सच में बहुत बुद्धिमान है। बस इतना ही कहूँगा उनके लिए। अखिलेश जी, आप लोग क्या करेंगे चुनाव में? क्या आप पॉलिटिकल इवेंट में भाग लेने वाले हैं या पीडीए पे लाइन खींच के लड़ने वाले हैं? देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी और इस समाज को दिशा देने वाला हमारा सिद्धांत है। जैसे आप संविधान की किताब पे देखोगे ट्रायंगल दिखाई देता है, तो ये ट्रायंगल के तीनों कोने पीडीए हैं। अगर आप ट्रायंगल देखेंगे किताब में जो बना रहता है, तो वो ट्रायंगल हमारा पीडीए है। और हमें उम्मीद है इस देश को पीडीए ही निकालेगा और पीडीए ही खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएगा। सर एक सवाल है, आज युवा दिवस है, अग्निवीर योजना लाकर युवा का मनोबल सरकार ने गिराया है। आज का अखबार अगर पढ़ें, अच्छे, मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि आज के दिन इतना अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। मैं अखबार का नाम भूल गया हूं, हिंदी के अखबार में पीछे आर्टिकल निकला है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ बातें कही हैं उसमें। उन्होंने कहा है कि 2027 तक 1 लाख फौज कम हो जाएगी। ये 1 लाख फौज अगर किसी कारण कम हो रही है तो वो अग्निवीर व्यवस्था की वजह से कम हो रही है। सरकार जानती है कि जो भर्ती में फौज में जाते थे वो पीडीए के लोग होते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पक्की फौज की भर्ती को रोका है और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है, जिससे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक नौजवान फौज में नौकरी न पा पाए। जब वो नौकरी पाते थे तो उनका सोशल स्टेटस बेहतर होता था, उनके घर में खुशहाली आती थी, घर मकान बन जाता था, खेत ले लेते थे, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके और बड़ी नौकरी का सपना देखते थे। तो ये अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार इसलिए लाई है, जिससे जो खुशहाली पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों के समाज में आने वाली थी उसको रोकने के लिए। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात कही है कि 2027 तक 1 लाख फौज की कमी होगी, तो सोचो चीन का मुकाबला कैसे करोगे, जो आपकी ज़मीन छीन रहा है। 1962 का जो मेमोरियल रहा रजांगला, जो 1962 का जो मेमोरियल था, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने उस समय चीन से मुकाबला किया, भारत की ज़मीन बचाई, पूरी कंपनी मर गई। और कहा जाता है कि ऐसा दृश्य किसी दुनिया में नहीं देखा होगा कि लोग आखिरी गोली तक लड़े हैं
और जवान आखिरी जान चलेगी तब तक लड़े हैं चीन के सिपाहियों से। सोचो आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक लड़े हों। ऐसी लड़ाई दुनिया में नहीं हुई। वो जो मेमोरियल बना था वो भी मेमोरियल चीन ने कब्जा कर लिया। क्या सरकार के जश्न में आप ये सब बातें भूल जाओगे? क्या सरकार के जश्न में ये सब जो आने वाले पीढ़ी के लिए जो परेशानियां पैदा हो रही हैं सब भूल जाओगे आप? इसलिए आपको जश्न को तो देखते रहना है, लेकिन दिल और दिमाग अपना पक्का रखना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी, किसान की समस्या या देश जो पीछे जा रहा है उसके बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इवेंट के बहाने लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसलिए काम कर रहे हैं। आज युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पे जो युवा नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, ओवर हो जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये बीजेपी की सरकार रहेगी तो नौकरियां ख़त्म, नौकरियों का सपना देखना बंद कर दो। अब रोज़गार की बात आई है तो समाजवादी लोग कोशिश करेंगे जब भी मौका मिलेगा नौकरियों के तो देंगे ही देंगे, लेकिन सम्मान का रोज़गार कैसे दें और जो उम्र जिनकी बढ़ जाए उनको भी कम से कम रोज़गार या उनका जीवन चलाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, उस दिशा में काम करेंगे। 93 लाख रोजगार यहाँ से यूपी से लखनऊ से जनरेट हुआ था इन्वेस्टर समिट के अब छोड़िए, अब वो तो अब मत पूछिए, कितना पूछोगे इस सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है वो है कोरियर की रिसिप्ट लाई हमारे लिए। ये अपमानित करने के लिए काम करते हैं। जैसे गंगा जल से धुलवाया था, याद है? नहीं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको भेजा है। तुम भी अनपढ़ पत्रकार हो क्या? नहीं, एकदम अनपढ़ नहीं है। बात ट्वीट क्या है? ट्वीट नहीं है, एक्स चल रहा है आजकल। अगर एक्स चल रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली, आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली। तो आपकी अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो आप अपना पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए। किसी ने फर्जी ट्वीट तो नहीं कर दिया। आप अपना पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाते, यहाँ चंडू खाने की गप छोड़ने आ जाते हो आप। तो आपका धर्म क्या था? अगर ट्वीट किया था तो ट्वीट अगर किया था, नहीं आप कोई विधानसभा तो है नहीं जहां हम तुम्हें समझाएं बहस करके। भाई आपने ट्वीट देखा, आपने सवाल हमसे पूछा और सवाल ऐसे पूछा जैसे निमंत्रण आप ही लेकर के आए थे। खैर आपने पूछ दिया सवाल, मैंने कहा कि निमंत्रण हमें नहीं मिला, न हमारा किसी व्यक्ति से परिचय था। और अक्सर जब हम अपने कोई कार्यक्रम और आयोजन करते हैं तो परिचय का ही व्यक्ति को हम निमंत्रण देते हैं। हम किसी राह चलते हुए निमंत्रण नहीं देते हैं। अगर हमारा किसी से परिचय है तो वो परिचय वाला हमसे आएगा। तो अगर आपने ये बात कही तो मैंने यही तो कहा कि हमें परिचय नहीं, वो निमंत्रण नहीं दिया गया। तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया या इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कोरियर से भेजा है उनको। ये बात कही गई। हाँ, पहले दिन ये बात नहीं आई थी। नहीं, अरे भाई आप पत्रकारिता का धर्म क्यों नहीं निभाते हो? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा कि बात आपकी किसी ने पूछा ना, आपका ही कोई ब्रदर था ना, आप अपने ब्रदरहुड में आए थे तो आपका कोई साथी रहा होगा। खैर, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हमारे जो कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दो, तो हम पता कर लें कि भाई हमारे ही पते पे आ रही है कि कहीं दूसरे पते पे जा रही हो। तो कम से कम ये तो हमारी मदद करो इसमें आप। लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक नहीं आ पाई, लेकिन अयोध्या से दिल्ली तक पहुंच गई। फिर तुम उल्टी बातें करते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है, बात ये कि आपको भगवान श्री राम के नाम पे भी अपमानित कर रहे हैं। भाई आपका घर धोया इन्होंने गंगा जल से, नहीं याद है आपको? अच्छा ये बताइए, हमने लोक भवन बनाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और सुनिए अगर आप गंगा जल की कसम खाइए, भगवान श्री राम की कसम खाइए, आपको उस दिन 8 बजे सुबह उठा करके किस अधिकारी ने मेरे घर पर भेजा था? 4 विक्रमादित्य पर। बताइए आप, अगर आप सच्चे ईमानदार हैं पत्रकार तो उस अधिकारी का नाम आज ले दोगे, और अगर नहीं नाम लोगे तो भगवान राम इनका बुरा करें। अगले जी घर धुलवाने से याद आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो इनका तब भी बुरा होगा। ये वो कामरेड नहीं व्यवस्था होगा, ये ऊपर से आएगा आदेश, ये विचारधारा आदेश है। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने नाम भूल जाता हूँ, दीपक कबीर जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि हर वर्ष की तरह हिमांशु को कि जो हर वर्ष की तरह आज फिर कैलेंडर और विचारधारा को लेकर के जो कैलेंडर बनाया, इससे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता बहुत कुछ सीखेंगे और संकल्प लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो रास्ता दिखाया था कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है,
नरी नारायण हैं जो उनके गुरु जी से आए उस रास्ते पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।